नमस्कार, मैं विशाल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। महाराष्ट्र में जो लाउड स्पीकर को लेकर विवाद चल रहा है, जिसके राज ठाकरे सेंटर बने हुए, जो गृह मंत्रालय का डेटा सामने आया कि 1140 मस्जिदों में 135 मस्जिदों के ऊपर ही लाउड स्पीकर चल रहा है। लेकिन वही महाराष्ट्र पुलिस, उसका दावा इनसे उलट है। उनका दावा है कि 950 मस्जिदों के ऊपर लाउड स्पीकर चल रहा है। तो गृह मंत्रालय का कुछ और बयान आता है, पुलिस का कुछ और बयान आता है। 1140 मस्जिदें हैं और 2400 मंदिरें हैं। 2400 मंदिरों में मात्र 24 मंदिर को लाउड स्पीकर की परमिशन है, जबकि 1140 मस्जिदों में से 950 मस्जिदों को लाउड स्पीकर की परमिशन है। ये तो खैर पुलिस के आंकड़े, लेकिन गृह मंत्रालय जो बोल रहा है कि सिर्फ 135 मस्जिदों के ऊपर लाउड स्पीकर की अनुमति है, तो इतना विरोधाभास क्यों है? राज ठाकरे भी अपने स्टैंड पे कायम है। 6 जून को वो अयोध्या आने वाले हैं, लेकिन उससे पहले विवाद गहरा गया। इस बार मोर्चा खोला है बीजेपी के सांसद बृजभूषण शरण सिंह। राज ठाकरे का जो पुराना स्टैंड रहा है, उसको लेकर हमलावर है कि उनको अयोध्या आने से पहले उत्तर भारत के लोगों से माफी मांगना चाहिए। जो राज ठाकरे का स्टैंड रहा है, वही कभी शिवसेना का भी स्टैंड रहा है। शिवसेना के साथ आपने महाराष्ट्र में, केंद्र में भी सरकार चलाई। क्या कभी आपने शिवसेना से मांग की कि वो लोग उत्तर भारतीयों के खिलाफ जो बयान देते थे, उसके लिए वो माफी मांगे? राज ठाकरे का जो पुराना स्टैंड रहा, एक पटना का लड़का राहुल था शायद नाम उसका, जिसको महाराष्ट्र में मार दिया गया था। उसके ऊपर आरोप जो लगे कि वो राज ठाकरे को मारने के लिए पटना से मुंबई गया हुआ था। तो राज ठाकरे हमलावर रहे। इनके पार्टी के कार्यकर्ता रिक्शा ठेले वाले को निशाना बनाते रहे। ये जग जाहिर है। उनका ये भी मानना है कि उत्तर भारत के लोगों की वजह से महाराष्ट्र में क्राइम है, उनकी वजह से वहां बेरोजगारी है। लेकिन जब ये सब कुछ हो रहा था, क्या बृजभूषण शरण सिंह ने कोई प्रतिक्रिया दी थी जो आज दे रहा है? इनका प्लान पहले से प्रायोजित है, लेकिन अब बृजभूषण शरण सिंह चेतावनी दे रहा है कि अगर वो अयोध्या आते हैं तो उन्हें अयोध्या की सीमा में एंटर नहीं करने देंगे। साथ में योगी आदित्यनाथ को भी सलाह दी है कि जब तक राज ठाकरे माफी नहीं मांगते, तब तक आप उनसे मिलने का समय ना दें। ये बृजभूषण शरण सिंह या जो बीजेपी के लोग हैं, राज ठाकरे ने पहले जो किया उसको क्लीन चिट नहीं दिया जा सकता। लेकिन ऐसा क्या वजह है, इन लोगों के साथ क्या मजबूरी है कि कोई भी हिंदुत्व के लिए कोई कदम उठाता है, उसके विरुद्ध में ये लोग मोर्चा खोल देते हैं। राज ठाकरे पहले भी थे, पहले भी इनके खिलाफ मोर्चा खोल सकते थे। जो राज ठाकरे बीच में निष्क्रिय हो गए थे, अब वो सक्रिय हुए तो इन लोगों ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। जैसा कि मैंने आईटी सेल के दिहाड़ी वालों को भी बताया था कि कैसे आईटी सेल के दिहाड़ी वाले राज ठाकरे के पीछे पड़ गए, जो महाराष्ट्र की सरकार है। आपको पता है कि राज ठाकरे के खिलाफ मामला दर्ज हो गया है। उनके पार्टी के 250 कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया जा चुका है। तो उधर से सरकार का प्रेशर। आप जानते हैं कि महाराष्ट्र में अगर कोई भी महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ बोलता है तो बीएमसी का नोटिस जाना आम बात है। उससे पहले उन्हें गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाता है। जैसे कि नवनीत राणा के साथ हुआ। नवनीत राणा को जमानत मिली है, वो हॉस्पिटल पहुंच गए। तो महाराष्ट्र सरकार का यह ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि जो भी उनके खिलाफ जाता है, वो उसको पूरी तरह से कुचल देते हैं। बीजेपी वहां मौन हो जाती है, तो वो लोग राज ठाकरे के खिलाफ है। लेकिन अब ये लोग क्यों राज ठाकरे के खिलाफ है? हो सकता है कि आने वाले समय में संभावित पार्टनर भी हों, और राज ठाकरे का ये जो स्टैंड है, इससे ये डरे समय हुए हैं। मैं शुरू से बोल रहा हूं, आज भी वही बात बोल रहा हूं कि राज ठाकरे अगर इस स्टैंड पर कायम रहे तो ये बीजेपी के लिए मुसीबत बन सकते हैं, और राज ठाकरे का सफलता कई लोगों को उम्मीद की नई किरण दे सकता है, जो कि ये लोग किसी भी हाल में नहीं चाहते कि कोई भी हिंदू आगे बढ़े। अगर राज ठाकरे सक्सेस हो जाते तो बाकी देश के अन्य हिस्सों में भी लोग उसी कदम पर चलेंगे, और उसी कदम पर चल पड़े तो बीजेपी की जो मोनोपोली है, जो कि आज ये एंटीवायरस कंपनी बन चुके हैं। आपको पता है कि जो एंटीवायरस कंपनियां हैं वही वायरस बनवाती हैं। क्यों? क्योंकि अगर वायरस ना हो तो एंटीवायरस कौन खरीदेगा? तो आज इनका हैबिट बन चुका है कि हर समस्या को ये लोग खुद जन्म देते हैं और उसी के समाधान के नाम पर लोगों से वोट मांगते हैं। लेकिन उसके लिए भी 5 साल का इंतजार करते हैं।
फिर चुनाव आता है, मैनिफेस्टो में उस चीज को जोड़ दिया जाता है। तो ये लोग पूरी तरह से एंटीवायरस कंपनी बन चुके हैं। जब लोगों को अगर बेहतर विकल्प मिल जाएगा तो जाहिर सी बात है कि इस तरह की कंपनियों से लोग पीछा छुड़ा लेंगे, और ये लोग किसी भी हाल में होने देना नहीं चाहते। पॉलिटिक्स में यही होता है कि एक सफल मॉड्यूल किसी को मिल जाता है, उसको हर कोई फॉलो करता है, और इसके डर से बीजेपी सहमी हुई है, जिसकी वजह से इन लोगों ने मोर्चा खोल दिया। अगर आपको माफी मंगवानी थी तो ये पहले भी हो सकता था, शिवसेना से भी मंगवाइए, शिवसेना का भी वही स्टैंड रहा था, लेकिन वहां सब ठीक था। अब उन्होंने लाउड स्पीकर के खिलाफ मुहिम छेड़ रखी है, यहां तक कि आपके मुख्यमंत्री की तारीफ भी कर रहा है, लेकिन ये आपको हजम नहीं हो रहा, क्योंकि आपको राज ठाकरे का विरोध करना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उत्तर भारतीयों के खिलाफ जो उनका स्टैंड रहा उसको लेकर निशाना बनाया जा रहा है, कई तरीके से निशाना बनाया जा रहा है कि राज ठाकरे एक प्लांटेड व्यक्ति है। तो यही होता है, कोई भी हिंदुत्व के लिए काम करने आता है उसको गद्दार पहले ही घोषित कर दिया जाता है, और वो गद्दारी का सर्टिफिकेट कौन देते हैं? जो कि पहले से खुद गद्दार है। बेशक वो खुद को राष्ट्रवादी बताते हैं, जिन्हें मैं दलालवादी बोलता हूं, मास्टर स्ट्रोकवादी बोलता हूं। एक चीज तो हुआ है अब कि जितने दलालवादी थे खुद को राष्ट्रवादी बताना शुरू कर दी। बेशक उस काम के लिए वो दिहाड़ी वसूली कर रहे हैं, लेकिन क्या हम राष्ट्रहित में काम कर रहे हैं? तो यही इनकी नंगी सच्चाई है। राज ठाकरे ने अनाउंसमेंट पहले किया था, उसी समय से आप मोर्चा खोल देते कि पहले आपको माफी मांगना पड़ेगा तब आना पड़ेगा, लेकिन अब आप मोर्चा खोल रहे हैं। तो आप लोगों की जो राजनीति है उसे लोग काफी तेजी से समझ रहे हैं, और आने वाले समय में और तेजी से समझेंगे। बाकी जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, और मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे, मिलना जुलना चाहिए, लेकिन हाँ मास्टर स्ट्रोकवादी बिल्कुल भी ना हो।